हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर की क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको सुबह मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 17 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व दूरसंचार दिवस। इसके अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दे दिया जा चुका है और ये गुलजार साहब और राम भद्राचार्य जी को दिया गया है। 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है। किसको? विनोद कुमार शुक्ला को मिलेगा। ठीक है, अभी ये इनको दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है पापुआ न्यू गिनी में। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम से एक एक स्टैंड का अनावरण किया गया। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान, जो मत्स्ययान 6000 के नाम से लॉन्च किया जाएगा, ये 2026 के अंत तक ये लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने अभी भारत के साथ मिलकर के समुद्री प्लास्टिक निपटान के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। आर प्रज्ञानंदा ये सुपर वेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। और 12 साल बाद पुष्कर कुंभ आयोजित हुआ उत्तराखंड में। नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है ऑफिशियली। ये पिघल रहा है तेजी से। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। अर्जुन बैच पर जो ऑफर था वो साथियों कल समाप्त होने वाला है। तो जिनको जिनको लेना है वो ले लें। लास्ट टाइम है 199 में। ठीक है, अर्जुन बैच कंप्लीट बैच है। ये रिवीजन पर्पज़ के आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आपके 10 से 15 दिनों के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ लोग का डाउट था कि ये कब तक वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी। तो निश्चिंत रहो, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए आपका बेनिफिट देगा। साथ ही साथ अगली बार की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये काम देगा। एमजीटी ऐप पर अवेलेबल है, अभी 199 में है। आखिरी मौका है, आज इसको आप जा करके ले लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो विरासत को कहाँ रखेंगे? संग्रहालय में। याद कराया था ना मैंने आपको। विरासत आप याद रखना 18 अप्रैल। ठीक है, विरासत। और विरासतों को संभाल करके कहाँ पर रखते हैं? संग्रहालय में रखते हैं, यानी 18 मई। 18 मई संग्रहालय, याद रहेगा। ठीक है, हेरिटेज को कहाँ रखेंगे? संग्रहालय में। तो 18 मई को विश्व विश्व संग्रहालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। दोनों ही याद रखना। ऐसे ही 22 तारीख वाला भी मैंने याद करवाया है कि 22 मार्च को जल दिवस। फिर जल आया तो फिर पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी के रूप में आई। तो यानी 22 मार्च से 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। फिर जब पृथ्वी आ गई तो फिर क्या हुआ? जैव विविधताएं आनी शुरू हुई, बायोडाइवर्सिटी फैली। तो 22 अप्रैल से 22 मई आ जाओगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, फिर जैव विविधताएं आ गई, जीव जंतु आ गए तो खेलने की शौक पड़ी। तो फिर आगे चल करके 23 जून को ओलंपिक दिवस। ठीक है जी। चलिए, तो म्यूजियम के बारे में बात कर लेते हैं। संग्रहालय जो होता है, आप जानते हो, जो भी पुराने मोनूमेंट्स होते हैं इन सबको बचा करके रखने के लिए, यादों को बचा करके समेट के रखने के लिए संग्रहालय बनाए जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो संग्रहालय जो होता है ये फ्यूचर में पास्ट की याद दिलाता रहता है। तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इज रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, ये है इस बार की थीम। और पहली बार 1978 में ये दिवस मनाया गया था। 1977 में मॉस्को रूस में ICOM की महासभा में इसको मान्यता दे दी गई थी। क्लियर है। अब मई महीने का अब तक का आया हुआ महत्वपूर्ण दिवस ये है। कल मैंने रिवीजन कराया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, जो लोग नए हैं वो रिवाइज कर लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद से निपटने के लिए नई दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यूज क्या होगा कि जितनी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो एक दूसरे से इनपुट साझा कर सकें। होता क्या है, आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कई बार ना क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई केस आया, मान लो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर IB अपना अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रॉ वाले उसका अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और CBI मान लो अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी राज्य में अगर उससे रिलेटेड कोई लिंक मिला हुआ है तो वो राज्य की कुछ पुलिस का कुछ टीम है वो अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मामला अल्टीमेटली एक ही है, मतलब सब एक दूसरे से लिंक रहता है।
कि भाई कोई है, कोई घटनाएं करने जा रहा है यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं अपना भी पूरा नेटवर्क फैलाया होगा, उसके जरिए हो रहा होगा। तो क्या होता है कि अगर ये सब पुलिस जो है एक दूसरे से इनपुट साझा कर करके एक साथ मिल करके अगर करें इन्वेस्टिगेशन, तो कहीं न कहीं वो काम में बहुत तेज़ी आ जाएगी। भाई किसी को कुछ पता होगा, किसी के पास कुछ इनपुट आए होंगे, वो सब तार अगर जोड़ा जाएगा तो बहुत जल्दी से पता लग जाएगा कि भाई आतंकवादी साजिश रची जा रही है। तो ये खास करके आतंकवाद वाले मामले में है, ठीक है ना? तो आतंकवादियों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि 28 प्रमुख सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक साथ, रॉ हुआ, सशस्त्र बल हुए, राज्य की पुलिस हुई, ठीक है, आईबी हुआ, इंटेलिजेंस की बहुत सारी एजेंसियां हुई, इन सब के बीच रियल टाइम सूचना साझा करने के लिए एक एक सेंटर घोषित किया है, उद्घाटन किया है, उन्नत यानी कि एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर, एडवांस मैक, ठीक है ना, AMAC कह सकते हो। तो 500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और अभी ये पहलगाम के हमले को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि देखो हर घटनाओं से कुछ ना कुछ सीख ली जाती है, जहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ रहता है उसको तुरंत रिकवर करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि भारत ने भार्गवास्त्र का परीक्षण किया। भार्गवास्त्र क्या करेगा, वो एंटी ड्रोन सिस्टम है। जो ड्रोन अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं आजकल के मॉडर्न वारफेयर में, तो ड्रोन को किल करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी डिमांड बहुत तेज़ बढ़ रही है। तो भारत ने इसका तुरंत ही इलाज कर दिया भार्गवास्त्र लॉन्च करके। अब यहाँ पर ये इनपुट मिला कि भाई देखो कुछ कुछ संकेत मिल रहे थे, कुछ कुछ संकेत मिल रहे थे अन्य अन्य जगहों से, हम लोग उसको इंटरलिंक नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आई। तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की जरूरत पड़ी। चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने वाला ग्रेल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों नासा ने 2011 में, कब, 2011 में एक मिशन लॉन्च किया था, ग्रेल। ग्रेल मिशन क्या था कि चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया था। विषमता कैसी, कि भाई एक साइड से देखने पर चंद्रमा दूसरी तरीके से दिखता है, दूसरी साइड से देखने पर चंद्रमा दूसरी तरीके से दिखता है, ऐसा क्यों होता है, ये पता लगाने के लिए नासा ने ये एक मिशन किया था। देखिए, नासा की स्टडी ने रिवील किया है व्हाई द मून लुक सो डिफरेंट ऑन ईच साइड, क्यों मून जो है, चंद्रमा जो है, दोनों तरफ से अलग दिखता है, डिफरेंस दिखता है। तो इसके लिए इन्होंने मिशन किया था और अब ये रिवील किया हुआ है इसकी स्टडी में। तो 2011 में केप कैनावरेल से डेल्टा 2 लॉन्च किया गया था। ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, ये इसका पूरा नाम था मिशन का, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ग्रेल, ठीक है ना, ग्रेल का मतलब है ये। तो ये चंद्रमा की, अब इसमें इसने कारण क्या बताया, रिवील किया है तो कारण भी पता होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि भाई ये सब जो होता है ना, ये जो आंकड़े आए हैं, डेटा आए हैं, इसके मुताबिक ये जो होता है, क्यों अलग अलग दिखते हैं, इसका कारण ये है कि नज़दीकी और दूरवर्ती की भिन्नता पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव और चंद्रमा के आंतरिक ताप की वजह से है। चंद्रमा का इंटरनल टेम्परेचर और पृथ्वी का ग्रेविटी, ये दोनों ही वो कारण बनते हैं जिस वजह से चंद्रमा अलग अलग साइड से अलग अलग दिखता है। इधर से देखो कुछ और दिखेगा, उधर से देखो कुछ और दिखेगा। चंद्रमा की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी इतिहास, थर्मल विकास, इन सबको समझने में भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है अध्ययन। नासा की बात करें तो अमेरिका की ये सरकारी स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में कहां पर विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया। तो विश्व का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया गया। जैसे कोई अंग होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, आई का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऐसे ही पहला मानव मूत्राशय का सक्सेसफुली ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। ये किया गया है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में किया गया है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड एट UCLA, ठीक है, UCLA, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजल्स UCLA और दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इन सब के सर्जन ने मिल करके एक 41 वर्ष के व्यक्ति का ऑपरेशन किया, जो दुर्लभ मूत्राशय कैंसर के उपचारों के कारण मूत्राशय की कार्यक्षमता को खो चुका था, और उसमें सक्सेसफुली ये ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिका में, अमेरिका की नाम इतिहास विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण करने का। अगला, हाल ही में 17वीं लैग कॉवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो 17वीं लैग कॉवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस, यानी जिसे लीमा कहते हैं, तो लीमा एग्जीबिशन
बहुत फेमस एग्जीबिशन है। जैसे अपने यहाँ होता है ना एयर शो होता है, एयर एग्जीबिशन होता है, तो ऐसे ही यहाँ लीमा एग्जीबिशन होता है और ये अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित हुआ। भारत भी यहाँ पर गया था हिस्सा लेने। देखिए ये एग्जीबिशन हुआ मलेशिया में, तो भारत भी इसमें इंडिया का डिफेंस पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स वो इसमें हिस्सा लेने गई थी। क्यों? जाकर के देखें तो कि वो कैसा एरोस्पेस में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है ना कि कौन कौन से देश किस किस चीज़ों पर काम कर रहा है, क्या आने वाले चीज़ों पर वो फोकस्ड है, क्या चीज़ें वो बना रखा है, इस सब का शोकेस करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ जब एरोस्पेस होता है तो हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, हम लोग ब्रह्मोस बना चुके हैं, हम लोगों ने पिनाका मिसाइल सिस्टम बनाया है, हम लोगों ने भार्गवास्त्र बनाया है, तो इस सब चीज़ों का प्रोटोटाइप शोकेस किया जाता है। तो यही ऐसे ही मलेशिया ने किया। अब इससे क्या होता है, इससे मार्केटिंग होती है एक प्रकार से, है ना। जैसे हम लोगों ने फिलीपींस को अभी ब्रह्मोस बेचा है, आगे आने वाले दिनों में और भी देशों को हम लोग बेचने वाले हैं। इस बार ब्रह्मोस का मतलब आप देखो शेयर प्राइसेस भी बढ़ता जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी का, और ब्रह्मोस जो है मिसाइल बहुत तेज़ी से सुर्खियां बटोर रही है जब से पाकिस्तान को अच्छे से लताड़ लगाई गई है। तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार जरूरी होता ही है। खैर मलेशिया में ये होने वाला है, याद रखना, लैग कावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शन। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री है, समुद्री मतलब कि इसमें मैरीटाइम के भी प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे, और एरोस्पेस है तो एरोस्पेस से रिलेटेड भी इसमें प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। अपनी तरफ से संजय सेठ गए हुए हैं जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, और ये भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। 20 से 24 मई तक होगा। अगला, हाल ही में किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया? समुद्री क्षेत्र में महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए या कहीं महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत ही ऐसा चीज कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए सागर में सम्मान है, ये शुरू किया गया भारत के द्वारा। इंडिया सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम और री इन्फोर्सेस कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी को हम लोग इन्फोर्समेंट करने के लिए कर रहे हैं। अपने जो केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नाविकों की संख्या में पिछले दिनों में देखने को मिला है कि भारत में महिलाओं की वृद्धि 649% देखी गई है। मतलब सोचो इंडिया कितना ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर महिला नाविक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर परसेंटेज कहना इसमें बहुत ज़्यादा चौंकने वाली भी बात नहीं है। जैसे कि मैं बात कहूँ कि अभी संख्या बहुत कम थी, तो उसमें अगर कोई वृद्धि होती है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 है और 12 हो गई, तो इसका मतलब ये 600% की वृद्धि हुई है ना। लेकिन संख्या तो 12 ही है ना केवल। तो वही बात है कि सिर्फ इसको देख करके मत जाइए, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ तो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है महिला नाविकों की। तो मैरी टाइम वीमेन लीडिंग चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम थी। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। और इसी दिन के सम्मान में ये आयोजित किया गया, सागर में सम्मान पर, याद रहेगा। किस मंत्रालय के द्वारा अगर पूछा जाएगा तो केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय बता देना। अगला, हाल ही में एएसआई के द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर 16वीं सदी की बावली का संरक्षण किया गया? तो एएसआई ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में 16वीं सदी की बावली का एक संरक्षण किया हुआ है। इसको थोड़ा सा रिनोवेट भी किया है इन्होंने, और ये है राजोन की बावली। राजोन की बावली, ये बताया जाता है कि ये 16वीं सदी में बनाई गई थी। ये महरौली में स्थित है दिल्ली के, और इसका जीर्णोद्धार किया गया है एएसआई के यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में यह है, चला गया है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1506 में किया गया था। लोधी वंश का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पर, क्योंकि लोधी के बाद इब्राहिम लोधी के बाद बाबर आ गए 1526 में। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन का सहयोग मिला है, फंड इसके द्वारा दिया गया है, एएसआई के संरक्षण में रहेगा। अगला, मई 2025 में किस राज्य में मछली महोत्सव का आयोजन किया गया? मछली महोत्सव, ये महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। मछली महोत्सव नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाने वाली जैसी जरूरत है नहीं। देखिए यहाँ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी एंड इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इन्होंने एक्वा पार्क वगैरह का भी उद्घाटन किया। फिश फेस्टिवल इनॉग्रेशन, तो ये 3 चीजें हुई यहाँ पर त्रिपुरा के कैलाश शहर में। त्रिपुरा के कैलाश शहर में 42.4 करोड़ रुपए से ये एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तो सर्टिफिकेट, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी वितरित किए जाएंगे। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
जलीय खेती का, जिसे कहते हैं ना कि जलीय खेती। जलीय कृषि क्या है कि जो जलीय जीव होते हैं उनका उत्पादन करने के लिए जलीय खेती को बढ़ावा दिया जाता है। तो जलीय खेती के लिए ये शुरू किया गया है। ओके, और अभी अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि जलीय खेती के दौरान जल में जो केमिकल्स लोग यूज करते हैं, मिलाते हैं खाद वगैरह के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो उस पर बैन लगा दिया है भारत सरकार ने। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, जो कीटाणुनाशक लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। ये है त्रिपुरा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है ऐसे, यहाँ मिजोरम से भी बॉर्डर लगाता है। ये बीच में है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। मनिक साहा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है एन इंद्र सेन रेड्डी। और कमल सागर झील है, रुद्र सागर है, अमर सागर, ये तीन झील हैं प्रमुख। क्लाउडेड लेपर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान ये भी त्रिपुरा में है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। राजभारी नेशनल पार्क भी है। गोरिया, होजगिरी और लेबांग रहते हैं। जिलों की संख्या 8 है, विधानसभा 60 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा में 1। अगला, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी करेगा? पहला खेलो इंडिया बीच गेम, देखो ये बीच गेम है। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होने लगा है, दिल्ली में हुआ इस बार, और अब खेलो इंडिया बीच गेम्स। ऐसे ही खेलो इंडिया स्वदेशी गेम आने वाला है। खेलो इंडिया के बहुत सारे गेम अभी आने वाले हैं, आने वाले समय में शुरू होंगे, क्योंकि खेलो इंडिया जो प्रोजेक्ट है जो 2018 में शुरू किया गया था खेलो इंडिया गेम के नाम से, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होता है। तो खेलो इंडिया गेम्स के नाम से सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया था, फिर सोचा गया कि इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करते हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू किया गया, फिर खेलो इंडिया विंटर और तमाम तरह के खेल शुरू किए गए। अब ऐसे खेलो इंडिया बीच गेम शुरू किया गया। बीच गेम क्या है? जो बीच पर खेले जाते हैं गेम्स ना, बीच अब सुनते हो, समुद्र का जो तटीय इलाका होता है, किनारा होता है, तो जैसे गोवा का बीच हो गया, ये दमन दीव का बीच हो गया, तो इन सब पर भी लोग खेल खेलते हैं। उन खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू किया गया। पहला वाला कहाँ होगा? दादरा और नागर हवेली में। दादरा अगर नागर हवेली और दमन दीव, ये एक हो गया है, याद रखना। पहले क्या था? पहले 9 हो गए थे यूनियन टेरिटरी, लेकिन जब से इन दोनों को एक कर दिया गया तब से 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में, 28 राज्य हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टेट का दर्जा हटा करके उन्हें यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, तो 9 हो गए थे। फिर 5 अगस्त 2019 को, फिर उसके बाद 2020 में आकर के इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो एक ही हो गए, मतलब कि ये 8 हो गई अब टोटल संख्या। तो खैर, दमन दीव में यहाँ पर ये आयोजित होगा, ये आर्टिकल रहा आपके लिए। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स होने वाला है, 19 मई से शुरू होगा, शुरू हो गया है यानी कल से, और 25 मई तक चलेगा, पहला संस्करण है ये। तो घोखला के बीच और दीव के बीच पर ये खेला जाएगा। आने वाले दिनों में देखो, खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स होगा, खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स होगा, खेलो इंडिया स्वदेशी गेम होगा, खेलो वाटर स्पोर्ट और नॉर्थ ईस्ट खेल होगा, ये सब खेलो इंडिया के तहत कराए जाएंगे। खेलो इंडिया ये खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराते हैं। अगला, सैफ यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार जीत लिया है भारत ने। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। ये रहा आपके सामने आर्टिकल, इंडिया बीट्स बांग्लादेश ऑन पेनाल्टीज टू विन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। तो अक्सर भारत जीत ही जाया करता है इसको, है ना। 9 से 18 मई 2025 को आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। आयोजन पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। ये साउथ एशिया की जो टीमें ना उनके बीच होता है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ये साउथ एशिया वाली देश हैं, तो इसमें ये होता है। तो यहाँ पर भारत जीत गया। ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कम समय में आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूं। इस प्रयास को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, कल मैंने पूछा था आपसे स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा है साथियों क्रॉन, या स्वीडिश क्रॉन भी कहते हैं, जिसमें नोबेल दिया जाता है, क्योंकि नोबेल स्वीडन की संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, इसीलिए स्वीडिश क्रॉन में उसकी पुरस्कार राशि मिलती है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विशाखापत्तनम, जो जगन मोहन रेड्डी के टाइम पर राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब अमरावती राजधानी है वहाँ की। किसके टाइम पर?
जो अभी के टाइम पर हैं सीएम उनके, चंद्रबाबू नायडू। पोलियो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपको आज बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे। उत्तराखंड में आयोजित पुष्कर कुंभ निम्न में से किस नदियों के संगम पर होता है? कमेंट करके बताइएगा किस नदी के संगम पर पुष्कर कुंभ होता है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। जीएस सफलता बैच जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें। और कल से ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी दो क्लास देखोगे। शाम को पॉलिटी होती है और दोपहर में 1 बजे है ज्योग्राफी की क्लास। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, जीएस सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, एमजेटी ऐप पर जा करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।